हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज एक सेलिब्रिटी की न्यूज है। मिंट मोबाइल को टी मोबाइल खरीद रहा है। इसके अंदर जो रायन है, जो एक्टर है, उनको $300 मिलियन मिल सकते हैं। 25% वो कंपनी का ओन करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं एक नया एरा आ रहा है जहां पे जो सेलिब्रिटीज है वो भी ब्रांड ओन कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी क्या रहती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज के पास में पैसा भी होता है बिजनेस करने के लिए, टैलेंट वो खरीद लेते हैं, आइडियाज उनके पास में होते हैं और उनके पास मार्केटिंग करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। मतलब वो सेलिब्रिटी होते हैं तो उनके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो अपने ब्रांड को इनडायरेक्टली वो प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर आपको कौन से सेलिब्रिटीज अच्छे लगते हैं जो कि आपके हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं? मेरे फेवरेट तो भाई शाहरुख खान है। अगली खबर डेलॉयट की है, तो उनके ऊपर $30.8 मिलियन का फाइन लगा है चाइना के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपना ऑडिटिंग का कुछ नेग्लिजेंस किया है। बेसिकली ऑडिटिंग के अंदर कुछ इशू निकल के आ रहे हैं। और कहानी यह है, जो नॉर्मली चाइनीज ऑडिटिंग फर्म के ऊपर जो भी फाइन लगता है उससे 25 टाइम्स ज्यादा है ये। अगली खबर, सिलिकॉन वैली बैंक की जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल कर दिया है। तो अभी यार यूएस के अंदर तो बैंकिंग सेक्टर का तो बैंड बजने वाला है, ऐसा लग रहा है। अगर मैं क्रेडिट सूज की बात करके चलूं तो यूबीएस उसको खरीद सकता है, रिपोर्ट्स की अगर हम मान के चले तो। अगली खबर चाइनीज लोन ऐप के केस की है। तो ईडी ने रेजर पे, फिनटेक कंपनियों और एनबीएफसीज के ऊपर केस फाइल किया है और ये एक बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। तो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे एग्रीगेटर बनने का सोच रहे हैं और वो एग्रीगेटर के ऊपर पेमेंट गेटवे भी अपने साथ में इंटीग्रेट करने का सोचते हैं। ये एक रीजन है कि मेरे हिसाब से उनको ये नहीं करना चाहिए। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और जो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं उनको शायद समझ में आएगी ये बात। अगली खबर हुआवे की है। तो हुआवे का कहना है कि उन्होंने 13,000 पार्ट्स अपने रिप्लेस कर दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो अपना प्रोडक्ट निकालना है, बेसिकली यूएस वालों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने के चक्कर में हुआवे को पकड़ लिया था और उन्होंने कहा भाई अपने चाइनीज टेक्नोलॉजी है, ये है वो है वो है, आपको बंद करेंगे, इसके ऊपर फाइन लगा के वगैरह वगैरह। अब इनका कहना है इन्होंने पूरा सर्किट बोर्ड फिर से बनाया है। 4,000 रीडिजाइन हुआ है उनके सर्किट बोर्ड के अंदर अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, हुआवे ढंग से लॉन्च हो पाता है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है हुआवे में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, उसको बस रोका जा रहा है। वरना वो जैसे पास के अंदर नोकिया हुआ करता था ना, अजीबोगरीब चीजें निकाल के लेके आता था, मस्त होता था, वो वाला सीन हुआवे भी कर सकता है। बस कहानी ये है, हुआवे को रोक दिया गया है। अगली खबर टीसीएस की है। तो अभी रिसेंटली टीसीएस को नए सीईओ मिल रहे हैं, तो उन्होंने आके क्लैरिफाई किया है कि कोई भी स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं आना है। बेसिकली मैं बता देता हूं, मल्टीपल लेवल पे स्ट्रैटेजीज होती है बिजनेस की। तो एक होता है बिजनेस गवर्नेंस लेवल पे, एक होता है अपने कस्टमर सेंट्रिक लेवल पे, एक होता है इंटरनल स्ट्रैटेजी, एक होती है एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। तो बेसिकली इनका कहना है मेजरली हमारी स्ट्रैटेजीज वहीं के वहीं रहेगी, क्योंकि देखो कुछ जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होती है, या फिर चेंज होती है तो जब बहुत बड़ा कोई मार्केट शिफ्ट आता है ना तब चेंज होती है। जैसे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की या फिर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात करके चलूं, तो जो एआई आ रहा है इसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजीज चेंज हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग पाथ हो सकता है। पर अगर मैं टीसीएस जैसी कंपनी की बात करके चलूं तो अभी उनके लिए कोई डिफाइनिंग मूवमेंट नहीं आया है। हाँ, जैसे कोविड आया था तो वो एक डिफाइनिंग मूवमेंट था, उस टाइम पे कुछ स्ट्रेटजीज क्या पता चेंज करी गई हो। अगली खबर भाई, एलिगेशन है सेबी और एनएससी के ऊपर कि वो अडानी ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा इनका साथ देना चाहूंगा कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा अगर एलिगेशन लगाया गया तो उसके ऊपर अभी तक इन्वेस्टिगेशन ढंग से हुई क्यों नहीं। अगर इतनी बड़ी कहानियां निकल के आ रही है, और सिंपल सी बात, ये तो आपको भी पता है मुझे भी पता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर्स ट्रेड करते हैं। अचानक बढ़ जाते हैं, और बढ़ते भी है तो भाई ये नहीं होता कि आधा परसेंट 1% बढ़ा है, बढ़ता है तो फिर 10-15% बढ़ रहा है, घट रहा है तो 10-15% घट रहा है, और 2 दिन बढ़ रहा है फिर 2 दिन घट रहा है, ऐसा चल रहा है। तो कोई ये सेंटिमेंट वाला लॉजिक नहीं हो रहा कि भाई बढ़ गया घट गया। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाली फील तो आ रही है। अगर मेरे जैसे जो कि ट्रेडर नहीं है, जो कि एक बेसिक आम आदमी है, उसको ये चीज समझ में आ रही है, तो ये सेबी वेबी वो लोग की बात तो पता नहीं कितना डेटा होता होगा। ये तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और ये चीज आके पब्लिकली करो ना, अगर तुमको लगता है कि भाई कांड नहीं है या कांड है तो जो भी है वो पब्लिकली आके करो ना। अब शायद ये भी हो सकता है कि एक्चुअली बहुत बड़ा कांड हो रखा हो, इनको पता है, ये इंटरनली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो ग्लोबल प्रॉब्लम तो चल रही है, बैंकिंग सेक्टर डूब रहे हैं, सब कुछ डूब रहे हैं। तो अगर अडानी ग्रुप डूबा तो बहुत सारे बैंक के शेयर्स घट सकते हैं, बहुत सारे बैंक से विड्रॉल बढ़ सकते हैं, और क्या पता इंडियन बैंकिंग सेक्टर पे भी लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट पड़े। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है या फिर नहीं है, मैं कह रहा हूं क्या पता, पिक्चरें बहुत देखता हूं ना मैं।
अगली खबर इंडियन पोस्ट की है, तो उन्होंने शिप रॉकेट के साथ में कोलैबोरेट कर लिया है स्टार्टअप्स और एमएसएमई को हेल्प करने के लिए। तो आप फोटो देख सकते हैं, राइट में जो दो बंदे खड़े हैं, अगर आपको पता हो, एक है शिप रॉकेट के फाउंडर और एक है पिकर के फाउंडर। दोनों का फाउंडर फिल्टर कर रखा है मैंने। पिकर वाले थोड़े से वो लग रहे हैं एकदम मस्त टाइप के ना, फाउंडर फिल्टर के टाइम पे वो थोड़े से ढीले ढाल लग रहे थे। अगर आपने नहीं देखे दोनों के दोनों, तो देखना, बहुत ज्यादा समझ में आएगा लॉजिस्टिक का बिजनेस कैसे काम करता है। अगली खबर सेबी की है, तो वही नया रेगुलेशन निकाल सकती है फाउंडर्स के लिए ईसॉप के रिगार्डिंग। तो बेसिकली रूल क्या है, प्रमोटर्स ईसॉप ओन नहीं कर सकते। अगर कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का, वो 10% से ऊपर शेयर ओन करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको ईसॉप्स नहीं मिलेंगे। अगली खबर आरबीआई की गवर्नर की है, तो उनका कहना है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम अभी स्टेबल है। अब ग्लोबली दिक्कतें आई है, जो एसवीबी बैंक है उसके कोलैप्स हुए हैं और भी बाकी बैंकों के हुए हैं, पर इंडिया रिलेटिवली स्टेबल है। अगर मैं फर्स्ट रिपब्लिक की बात करके चलूं, तो भाई उनको $30 बिलियन का बेल आउट दिया गया था। बहुत सारे बैंक्स ने उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया उनको बचाने के लिए, फिर भी हमको इनके शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए थे कल। तो भाई ये तो गलत चीज है अगर देखा जाए तो। अगर मैं बिल एक्मैन की बात करके चलूं, जो कि बिलियनियर इन्वेस्टर है, उनका कहना है कि ये जो $30 बिलियन डाले गए हैं ना, इसकी वजह से और ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या है, ये भाई ये समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली अगर किसी बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे, तो मतलब बैंक सेक्टर का कुछ इशू हो सकता है। और ये आप सोचो, इंडिया के अंदर अगर आपको ऐसी खबरें सुनने को आ रही है कि बड़े बड़े जो बैंक्स है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अपने बैंक के आप ज्यादातर पैसे निकालने की कोशिश करोगे और आप सेव करने की कोशिश करोगे अपने सारे पैसों को। अगर आप सेव करने की कोशिश करोगे, तो बैंक के पास में पैसा कहां से आएगा? जैसे समझने की कोशिश करो, एक बैंक का बिजनेस मॉडल है क्या। आप अगर बैंक को 1 लाख रुपए देते हो, तो बैंक आपको कोई इंटरेस्ट रेट देता है आपको रखने के पैसे। अब आपका पैसा बैंक निकाल के इन्वेस्ट कर देता है और वहां से वो एक स्पेसिफिक रिटर्न कमाता है। अब मान के चलते हैं उसको जहां से रिटर्न मिल रहा है वो 10% का है, आपको वो 6% दे रहा है, 4% उसका प्रॉफिट हो रहा है। अब 4% के अंदर वो अपनी कंपनी वंपनी सब कुछ चला रहा है, ले दे के 2% बचता है उसके पास में। ये मैं कैलकुलेशन के लिए समझा रहा हूं। पर अब आप अचानक आते हो, भाई मेरे को मेरा पैसा दो, और सबके सब लोग कहते हैं मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। अब क्या होता है, कई इन्वेस्टमेंट तो ऐसी है जो कि एक झटके में निकल सकती है। मान के चलते हैं किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा था, कुछ भी कर रखा था, अचानक एक झटके में निकाल ली, उन्होंने पैसे दे दिए। और ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर हो, जिसको लिक्विड नहीं किया जा सकता। और ऐसा होता है, अगर हम एक प्रैक्टिकल केस की बात करके चले, तो आप पैसे मांगने के लिए आओगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप पैसे निकालने लग जाओगे, कई बार उनको क्या होगा कि भाई उनको जहां पे 10% रिटर्न मिलना था, वो लॉस में पैसा उठा रहे हैं वहां से। वो कह रहे हैं भाई रिटर्न मत दो, पैसा दो, हमको आगे चुकाना है। कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एसबीआई की लेंडिंग रेट की बात करके चलूं, अगर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ रही है कहीं से, तो बैंक एसबीआई से पैसा ले सकता है 10% के ऊपर। अगर 10% के ऊपर ले रहा है आपको, अगर वो 6% दे रहा है, तो मतलब 4% का लॉस हो रहा है। तो अगर ऐसा सिस्टम मान के चलो इंडिया में क्रिएट होता है, मैं चाहता हूं भगवान की तरफ से कभी ना हो ऐसी चीज, पर अगर ऐसा होता है तो मतलब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। यूएस के अंदर जस्ट ये शुरुआत सी लग रही है। अब अगर मैं जो बिडेन की बात करके चलूं, तो उनका कहना है कि ये जो फेल्ड बैंक हुए हैं ना, उनके एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी। अरे पेनल्टी लगेगी, पर रीजन कुछ और भी हो सकते हैं ना इसके पीछे, जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये एक बड़ा क्राइसिस ऐसे ही क्रिएट होता है, एक दो बैंक लगातार फेल हुए, उसके बाद में लोग डर गए, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। अगर मैं रघुराम राजन जी की बात करके चलूं ना, तो उनका कहना है जो अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस आया है ना, ये अभी चल रहा है, बस वेट करो, देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है आने वाले टाइम पे। अगर मैं पैसिफिक वेस्टर्न बैंक की बात मान के चलूं, तो उनका कहना है कि लोग पैसे निकाल रहे हैं, पैसों का आउटफ्लो बढ़ा है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, पैसा निकलेगा तो उनके पास पैसा देने के लिए नहीं होगा। तो ये यूएस के अंदर सिस्टम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक रिपोर्ट की मान के चलूं, तो जो एसवीबी बैंक के एनालिसिस हुआ है उसके हिसाब से 186 यूएस बैंक्स फेलियर की वर्ज पे है। इतना बुरा हाल हो सकता है। अगेन मैं कह रहा हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा, एक तो हम रिसेशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऊपर से ऐसी चीजें भी निकल के आएगी, तो टाइम बुरा आ सकता है। अब इसके अंदर एक मजे वाली बात यह है कि यूएस की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनके शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, बैंकिंग सेक्टर तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़े 4 प्लेयर्स है उनकी जो वैल्यूएशन है वो $400 बिलियन बढ़ी है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ये ट्रेडर दोस्त बताएंगे मेरे को, क्या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि लोगों ने अपने बैंकिंग के शेयर्स बेच के टेक में इन्वेस्ट किया है? अगली खबर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की है, तो वो भी हमको घटते हुए दिखाई दिए है। 3 मंथ लो के ऊपर पहुंच गए हैं। इस बार जो डिक्लाइन आया है वो $2.4 बिलियन का आया है।
अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की है, तो उन्होंने बताया गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक उनका टारगेट है कि 24 लाख करोड़ तक इसको लिया जाएगा और 10 लाख से ज्यादा नौकरियां क्रिएट होगी। देखो ये अच्छी चीज है ना, नौकरियां प्राइवेट सेक्टर से क्रिएट हो रही है इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं क्रिएट कर पा रहा उस लेवल के ऊपर। अगली खबर अमिताभ कांत जी की है, तो उनका कहना है कि अगर हमको ग्रो करना है तो हमको ग्रीन होना पड़ेगा। ग्रीन मतलब नेचर का भला करते हुए, भला सोचते हुए, मतलब पॉल्यूशन ज्यादा ना फैलाए, एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, उस डायरेक्शन में। अगली खबर डिज्नी प्लस सब्सक्राइबर्स की है और ये यूएस की न्यूज है बेसिकली। तो अभी रिसेंटली वहां पे उन्होंने रेट बढ़ाए थे, अब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो फिर रेट बढ़ा सकते हैं। बेसिकली उनकी बातों से ऐसा सा मुझे फील आया कि ऐसा लग रहा है कि और रूम है रेट बढ़ाने का, तो शायद रेट बढ़ सकते हैं। अब इंडिया के अंदर रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो भाई पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करके चलूं, मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार सिर्फ आईपीएल मैच वेच देखने के लिए करता था। अब अगर हम रिलायंस को ट्रांजिशन करते हुए देख रहे हैं तो जियो सिनेमा में सब कुछ आएगा और जियो सिनेमा फ्री चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से। सबके सब लोग अब वहां स्विच होते हुए चले जाएंगे। अगली खबर जो नीति आयोग के अमिताभ कांत है, उन्होंने बताया कि जो स्टार्टअप्स है जिनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान है उनको फंडिंग क्रंच नहीं आएगा। देखो सिंपल सी बात, अभी के टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑफ यूनिकॉर्न्स है उसमें से बहुत सारे जो फंडिंग वाले बता रहा हूं मैं, उसमें से बहुत सारों को तो वही पता ही नहीं है उनका क्या बिजनेस प्लान है क्या नहीं है। बहुत सारों को बस फिगरिंग आउट कर रहे हैं कि भाई कैसे कमाएंगे, देखेंगे, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। तो अभी लॉस लॉस में ही चल रहे हैं बहुत सारे। और जो छोटे स्टार्टअप्स है जो कि प्रॉफिट की तरफ चल रहे हैं, हाँ वो तो बहुत सारे इन्वेस्टर कह ही रहे हैं कि उनको फंड्स तो मिल ही जाएंगे। देखो सिंपल सी बात, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है ना और अच्छे मैट्रिक्स के साथ में है, आपको यूनिट अपना समझ में आता है, यूनिट इकोनॉमिक्स बिजनेस समझ में आता है, तो फंड मिल सकते हैं। क्योंकि आप छोटे भी होगे, पहली बात तो आपको उस लेवल की कैपिटल की जरूरत भी नहीं होगी। आप अगर 20 करोड़ 50 करोड़ का राउंड रेस करोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और आराम से ये जो बुरा टाइम होगा उसको निपटा दोगे 20-50 करोड़ के अंदर। वर्सेस अगर हम बड़ी कंपनी की बात करके चले तो उनके अराउंड 500 मिलियन डॉलर के भी हो सकते। अगली खबर विप्रो की है, तो यूएस के अंदर विप्रो ने 120 इंप्लॉइज को निकाला है। यूएस वालों ने इंडियन इंप्लॉइज को भी निकाला था ना, अब हम भी निकाल रहे हैं। अगली खबर स्विगी की है, तो स्विगी ने भाई एक नया प्लान निकाला है जहां पे 0% कमीशन लेगा वो, पर पहले महीने के लिए। बेसिकली प्रोग्राम का नाम है लॉन्च पैड। अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर उनके साथ में जुड़ता है तो पहले महीने के लिए कोई कमीशन नहीं ली जा रही है। उनका कहना है ये हमारा एक्सपेंशन प्लान है, लॉस बढ़ रहे हैं, बाकी ठीक है। अगली खबर चैट जीपीटी 4 की है, तो कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी 4 का जो एक्सेस है वो सब्सक्रिप्शन वालों के पास में पहले आ सकता है, और जीपीटी क्रैश भी कर रहा है बहुत ज्यादा। अब मुझे पर्सनली पता क्या लगता है, ज्यादातर लोग चैट जीपीटी टशन मारने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई भी इसको ढंग से लेवल पे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। आज के टाइम पे मैं बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूं, बहुत कुछ देख चुका हूं, चैट जीपीटी आओ आओ क्वेश्चन पूछते हैं, वाओ वाओ। ये वाओ वाओ के चक्कर में कोई बिजनेस बनाने का सोच नहीं रहा। चैट जीपीटी से धंधा भी बन सकता है, इस बारे में कोई सोच क्यों नहीं रहा है। चैट जीपीटी छोड़ो, चैट जीपीटी तो अगर देखा जाए आप एज अ फ्रीलांसर बहुत अच्छे लेवल पे यूज कर सकते हो, वर्सेस अगर मैं ओपन एआई की बात करके चलूं उसके अराउंड इतने प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बना दिए, पर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। अब जिनको नहीं पता जीपीटी 4 के अंदर क्या आने वाला, भाई इमेजेस प्रोसेसिंग भी आने वाली है। मतलब डायरेक्टली इमेज अपलोड करोगे अपनी और कहोगे यार एक बैकग्राउंड रिमूव कर दे मेरी, वो कर देगा। अच्छा बैकग्राउंड में समुंदर डाल दे, वो समुंदर डाल देगा। अच्छा ऐसे कर कि एक मछुआरा भी खड़ा है वहां पे पीछे ना, वो मछुआरा भी खड़ा कर देगा। इस लेवल पे डायरेक्शन जा रही है और ये अभी जा रही है। मैं अगेन कह रहा हूं कि 2 से 3 साल के बाद ये डायरेक्शन कहां जाएगी हम नहीं सोच सकते। तभी मैं कह रहा हूं, मैंने इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज पे 2 वीडियोस बनाई है एआई के ऊपर। अभी रिस्पांस उस लेवल का अच्छा ही नहीं आया, लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आई, अच्छा नहीं लगा। मेरा मन था कि मैं जीपीटी के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, हो सकता है 30 मिनट 1 घंटे टाइप की, पर सामने तरफ से डिमांड ही नहीं आ रही, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा। पर मुझे लगता है कि अगर आपको फ्यूचर में रहना है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, ये जितनी भी एआई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, जो भी काम कर रहा है उसके अराउंड। अगली खबर गूगल की है, तो भाई गूगल ने बोला है एनसीएलएटी को कि आपने कंप्लेन तो कर दिया हमारे ऊपर, पर किसी भी स्मार्टफोन मेकर ने ऐसा कंप्लेन नहीं करी कि कंज्यूमर को उनकी एप्स नहीं चाहिए, जबरदस्ती उनकी एप्स लोड करी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली हुआ क्या, गूगल के ऊपर केस किया गया कि आपका गूगल है, ठीक है, आप एंड्रॉइड बेच रहे हो, अब एंड्रॉइड के अंदर ही आप अपना क्रोम डाल देते हो, जीमेल डाल देते हो, सब कुछ डाल देते हो, और आप एक तरह से जितने मैन्युफैक्चरर उनको फोर्स करते हो कि आप यही यूज करो। अब मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं तो मुझे लगता नहीं कि गूगल से अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन है।
अगर मैं अपनी बात करके चलूँ, मैं मैक के अंदर सफारी यूज़ करता हूँ, पर मैं एंड्रॉइड के अंदर मैं क्रोम यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने लैपटॉप के अंदर भी क्रोम यूज़ करता हूँ बहुत जगह पे, क्योंकि सफारी उस लेवल पे काम नहीं करता है। क्रोम बहुत ज़्यादा रिलायबल रहता है। अगर मेल की बात करके चले तो मैं जीमेल ही यूज़ करता हूँ। हाँ, अपने आईफ़ोन के अंदर जो मेल ऐप होती है वो यूज़ करता हूँ, पर एंड्रॉइड के अंदर जीमेल ही यूज़ करता हूँ और कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं। आप कौन-सी ऐप यूज़ करते हो गूगल की, जो कि आपको लगता है कि यार ये तो होनी ही चाहिए, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होनी चाहिए। अगली खबर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल फेडरेशन डे इवेंट था, जहां पे बताया गया कि इंडिया के पास में स्किल्ड लेबर नहीं है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 10,000 से 13,000 डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिकेशन होती है एक चिप मैन्युफैक्चरर करने के लिए। तो इंडिया को उस लेवल की स्किल्ड लेबर चाहिए। कहा जा रहा है 2027 तक 85,000 स्किल्ड वर्कर्स हो जाएंगे इंडिया के पास में, जो कि इस डायरेक्शन में जा पाएंगे। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।